नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ स्तंभकार और पीटीआई भाषा के संस्थापक। डॉक्टर साहब हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी लेखनी की वजह से, और डॉक्टर साहब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के हिंदी गुरु रहे हैं। डॉक्टर साहब उन रचयिताओं में से हैं भारत के अफगानिस्तान पॉलिसी के, और आज डॉक्टर साहब सुर्खियों में हैं बाबा रामदेव के सलाहकार के रूप में, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के रूप में। इस मुलाकात के दौरान हम जानना चाहेंगे बाबा रामदेव प्रकरण का पूरा सच। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे जो वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बाबा रामदेव को एयरपोर्ट में स्वागत के लिए गए थे, और बहुत अगले दिन बातचीत हुई है, और यहां तक कि बाबा रामदेव ने कहा कि 99% बातों पर जो है सरकार सहमत हो गई है। फिर अचानक क्या हुआ? उस रात जो रामलीला मैदान में, जो रावण लीला जैसे बाबा कहते हैं, वो 1% क्या ऐसी बात थी, ऐसा क्या हो गया जिससे सरकार का पूरा रवैया ही बदल गया? मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो चिट्ठी रात को 11:30 बजे उन्होंने पहुंचाई सरकार ने, वो 2 दिन बाद मुझे दिखाई गई, और उस चिट्ठी को देखकर मैं ये सोच रहा था कि कारण क्या है कि चिट्ठी भेजी और उसके 1 घंटे बाद कार्रवाई कर दी गई। इसका मतलब ये है कि सरकार एक दिमाग से काम नहीं कर रही थी, कई दिमाग एक साथ काम कर रहे थे, और उन दिमागों को एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था। एक दिमाग शांति और समाधान की बात कर रहा था, दूसरा दिमाग हिंसा की बात कर रहा था, सत्ता के दुरुपयोग की बात कर रहा था, और इस सब ने सारे बने बनाए मामले को चौपट कर दिया। हवाई अड्डे पर जब चारों मंत्री आए तो मुझे इतना आनंद हुआ, और मुझे लगा कि देखो कितने सज्जन हमारे प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने एक युवा सन्यासी की अगवानी के लिए 4 मंत्री भेजे। 2.5 घंटे की उस वार्ता में शामिल था यानी मैं उपस्थित था, और मुझे ये देख के परम आनंद हुआ कि एक जन चेतना को जगाने वाले युवा सन्यासी से इतने मंजे हुए खिलाड़ी राजनीति के इतने अच्छे ढंग से बातचीत कर रहे हैं, तो समाधान में कोई शंका ही नहीं थी। ये कैसे हुआ, इसका मुझे बहुत आश्चर्य है। डॉक्टर साहब, एक आरोप जो बाबा जी पर लगाया गया है वो स्वामी जी के बारे में है कि स्वामी जी ने पारदर्शिता नहीं रखी बातचीत में, और वो जो चिट्ठी था वो बाद में उन्हीं के समर्थक ने कहा कि हमने सिर्फ ये सरकार को गुमराह करने के लिए किया, नहीं तो सरकार बिल्कुल रामलीला मैदान में जो है बैठने नहीं देती, वो कार्यक्रम होने ही नहीं देती। तो आप क्या समझते हैं, वो चिट्ठी क्यों लिखा गया था? वो आश्वासन क्या कोई चिट्ठी में दिया गया था? देखिए, उस चिट्ठी में अगर उसको ध्यान से पढ़ें, जो कि मैंने बाद में पढ़ी, तो मुझे लगा कि उसमें बहुत साफ बात लिखी हुई थी कि आप हमारी लगभग सभी बातों से सहमत हैं, और अगर आप हमको लिख के दे देंगे कि आप सहमत हैं और कब आप इन सब बातों को लागू करेंगे, तो हम 4 तारीख की दोपहर को घोषणा कर देंगे, और ये घोषणा कर देंगे कि हम 6 तारीख तक वहाँ बैठकर तब करेंगे। मैंने और रामदेव जी ने ये तय किया था 2-3 हफ्ते पहले ही कि ये जो आंदोलन है ये कोई सरकार के विरुद्ध नहीं है, ये उसको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं है, ये संपूर्ण भारत के जन जागरण के लिए है। अगर सरकार सारी मांगों को मान भी ले तो भी रामदेव जी ने कहा कि मैं 1 हफ्ते तक अनशन पे अवश्य बैठूंगा। मैंने कहा हो सकेगा तो मैं भी 1 हफ्ता आपके साथ अनशन करूंगा, वरना 3 दिन तो मैं करूंगा ही। तो क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि हमको जनता को जगाना है। भ्रष्टाचार से सरकार की बीमारी नहीं है, जनता की बीमारी है। एक कारण जो सरकार बताती है कि बाबा रामदेव एक मोहरा बन चुके थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और बीजेपी के। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई निराधार आरोप हो नहीं सकता है। अगर ऐसा ही होता तो रामदेव जी के साथ देश के जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं का सानिध्य रहा इतने वर्षों से, मैं आपको नाम गिनाने लगूं तो आप चकित रह जाएंगे। प्रतिभा पाटिल जी, जो आजकल भारत की राष्ट्रपति है, कमलनाथ जी, नारायण दत्त जी तिवारी, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, कितनों के नाम गिनाऊं आपको? मतलब कोई ऐसा नेता छूटा नहीं है कि जिसका देश में नाम हो कांग्रेस में, और वो इनसे कहीं न कहीं जुड़ा ना हो। और कांग्रेस की क्या बात है,
लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों, असम के गोगोई हों, सारे तो नेता सभी पार्टियों के इनके पास आते रहे। और आसन प्राणायाम तो एक इतनी निरापद चीज़ है कि सब लोग इसको सीखना चाहते हैं, सब लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं, इसीलिए करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। इसका पार्टीबाजी से कोई संबंध ही नहीं है। इसको जबरदस्ती पार्टीबाजी के दलदल में खींचना मेरी राय में बहुत अनुचित है। अब अगर कुछ पार्टियां इतने बड़े अत्याचार के बाद रामदेव जी के समर्थन के लिए निकलती हैं तो मैं समझता हूं कि रामदेव जी को उसका स्वागत करना चाहिए। बल्कि मैंने अपने भाषण में हरिद्वार में परसों कहा कि मनमोहन सिंह जी के लिए इससे बढ़कर कोई स्वर्णिम अवसर नहीं था कि रामदेव जी का समर्थन लेते, लाखों करोड़ों लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं वे भी उसके नेता बनते, रामदेव जी के मंच पर आते और कहते कि जन सहयोग से मैं भ्रष्टाचार को हटाना चाहता हूं। जो लोग मेरी पार्टी में मेरी नहीं सुनते हैं, दूसरी प्रांतीय सरकारों में भी जो भ्रष्टाचार आदि चल रहा है उसको हटाने के लिए मैं आपके साथ हूं। डॉक्टर साहब, लेकिन उनका जो एक तर्क ये है कि रामदेव जी के कार्यक्रम के पहले दिन साध्वी ऋतंबर जो बाबरी मस्जिद केस में इन्वॉल्व है, उनका उसमें भाग लेना उस कार्यक्रम में, जिस पर नागरिक समाज के लोगों ने भी आपत्ति जताई थी, वो एक कारण बताया गया है या उसका एक सबूत बताया गया। वो अब राजनीति से अलग होकर एक साध्वी की भूमिका में है। उनका कोई आश्रम भी है वृंदावन में अनाथ बच्चों का, उसको वो चलाती हैं। तो अब पुरानी बात है और ये साधु लोग हैं, आपस में इनका कोई सद्भाव होगा जिसके कारण वो आ गई। और मैंने जब साध्वी ऋतंभरा बोल रही थी एक एक शब्द पर मैंने गौर किया कि वो ऐसी बात तो कोई नहीं बोल रही हैं कि जिस पर रामदेव जी को आपत्ति हो सकती हो या मुझे बुरा लग सकता हो या और समझदार लोगों को देश में बुरा लग सकता हो। एक एक शब्द उनका मैं समझता हूं कि बहुत ही मर्यादापूर्ण था, एक साध्वी के लायक था। लेकिन स्वयं मैंने ऋतंभरा जी को कहा वहां पर, जब दोपहर को वो मुझे मिली और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको कहा कि आप अगर नहीं आती तो बेहतर होता, क्योंकि ना समझ लोग उनको कोई बहाना चाहिए या कई बार नासमझी के कारण, नादानी के कारण वो काम एक होता है अर्थ दूसरा लगाते हैं, अच्छे काम में भी बुरा अर्थ लगा लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ जब बाबा रामदेव ने बात की शस्त्र और शास्त्र प्रशिक्षण देने पर। यह एक मिसाल के रूप में कोट किया गया कि ये देखिए, ये संघ की भाषा जो है ये बता रहे हैं। आपको इस पर क्या कहना है? नहीं, इस भाषा से संघ का क्या लेना देना है? ये भारत के शास्त्रों की भाषा है, भारत की महान परंपरा की भाषा है कि गुरुकुलों के सारे ब्रह्मचारियों को शास्त्र और शस्त्र की प्रशिक्षा दी जाती है। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, यूनान के प्लेटो और एरिस्टोटल के जो एकेडमी और लीसियम थे, आप उनकी व्यवस्था को देखें। चीन में जो जूडो सिखाया जाता है, जापान में जो कराटे सिखाया जाता है, और वहाँ की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं उनमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन तिब्बत में जो ट्रेनिंग दी जाती है, का एक रफ इंटरप्रिटेशन हथियार के रूप में सारी दुनिया के गुरुकुलों में ये प्रशिक्षा दी जाती है कि जो भी ब्रह्मचारी हैं वो शास्त्र में प्रवीण होवे और शस्त्र में भी प्रवीण होवे, मतलब आत्मरक्षा में प्रवीण होवे, उनमें ज्ञान भी हो और शौर्य भी हो, उनमें किसी प्रकार की वीरता में कमी नहीं होना चाहिए। ये है, इसका मतलब हिंसक होना नहीं है, इसका मतलब आक्रामक होना नहीं है। और फौज की भी, इस शब्द फौज की भी सबने गलत व्याख्या की। उन्होंने बार बार कहा है कि आत्मरक्षा के लिए मुझे 11,000 कौन युवक और युवतियां तैयार करना है। अगर वो हमला करने वाली फौज करना होती तैयार तो उसमें युवतियों का क्या करना था? युवतियां इसीलिए हैं कि वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन होती हैं, और जो महिलाएं ऐसे प्रदर्शनों में आएंगी अगली बार उनकी रक्षा की जाएगी। ये आत्मरक्षा का काम है कि जब सरकार जैसे जिम्मेदार संस्था पुलिस से गुंडई करवाती है, बेकसूर लोगों पे हथियारों से डंडे बरसाती है और आंसू गैस छोड़ती है, और जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लोग पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो क्या उनकी रक्षा नहीं होना? जो राजनीतिक दल बाबा रामदेव के जो कार्यक्रम में जो पुलिस का अत्याचार हुआ, जिसका जो पूरी तरह निंदा की, इवन उन दल के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इस बयान से अपने आप को दूर किया। हाँ जी हाँ, इसका आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके लिए न तो मैं उन दलों को दोषी मानता हूँ, न मैं उन बौद्धिकों को दोषी मानता हूँ जो ब्ला 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 कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसका मूल दोष
हमारी दोषपूर्ण पत्रकारिता है। अखबार वालों ने, बेचारों ने बाद में, और अखबार वालों ने तो बहुत अच्छी रपट छापी है। अगर आप अखबार देखें तो उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, बहुत साफ बात की। हेडिंग एक दो गलत दे दी हैं 2-3 अंग्रेजी अखबारों ने, लेकिन टीवी चैनल्स ने क्या किया, सिर्फ रामदेव जी के वो 2-3 वाक्य दिखाए कि हम फौज बनाएंगे 11,000 की। अरे भाई, मैंने कहा वो वाक्य क्यों नहीं दिखाया कि फौज क्यों बनाएंगे? फौज क्या बम बरसाने के लिए बनाएंगे? फौज क्या रॉकेट चलाने के लिए बनाएंगे? फौज क्या हमारे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बनाएंगे? काहे के लिए फौज बनाएंगे? फौज बनाएंगे उन माँ बहनों की रक्षा करने के लिए कि जिन पर इस तरह से मध्य रात्रि में अत्याचार किया जाता है। तुम पहले हमको मारो, फिर हमारी माँ बहनों पे हाथ डालो, इसमें क्या बुराई है? तो ये बिल्कुल मजाक की बात है कि टीवी चैनल्स ने 2-3 वाक्य पकड़ लिए और बार बार वो दिखाते रहे और दिखा के एक दुष्प्रचार पूरे भारत में कर दिया। लेकिन जब मैं हरिद्वार से चला और मुजफ्फरनगर पहुंचा और मुझे 2-4 लोगों ने फ़ोन किए, तब मैंने रामदेव जी से पूछा तो बोली बिल्कुल अशुद्ध बात है। मैंने ये कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हम एक संगठन बनाएंगे। मेरे मुंह से शब्द ये निकला कि फौज, तो फौज का मतलब सेना निकला, तो सेना तो शिवसेना भी है। फिर उसको आपने क्यों रिकॉग्नाइज कर रखा है? उसकी सरकार क्यों चलने दे रहे हैं? उसके सदस्यों को आपने संसद में क्यों बिठा रखा है? श्रीमती इंदिरा गांधी ने वानर सेना बनाई थी, तो क्या वो संविधान विरोधी कार्य कर रही थी बचपन में? वो हिंसा का काम कर रही थी क्या? कांग्रेस सेवा दल क्या है? रक्षा करता है। अभी कांग्रेस के एक अधिकारी के साथ बातचीत हुई, किसी तथाकथित पत्रकार की या शिक्षक पता नहीं कौन है, उसने जूता उछाला। अगर कांग्रेस कहती है कि हम बिल्कुल अहिंसक हैं, हम बड़े अनुशासित लोग हैं, तो उसको मार मार के अधमरा क्यों किया? एक प्रयास किया जा रहा है अन्ना हजारे के मूवमेंट को और बाबा रामदेव के मूवमेंट को तुलना करने की, एक प्रयास किया जा रहा है। उसमें यह बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे साहब के साथ जो है बहुत बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, जबकि बाबा रामदेव जो है अपने आप एक पहल कर रहे हैं। उनका जो कार्यक्रम है उसमें पारदर्शिता नहीं है। वो 5 स्टार होटल में जाके मिले। अगर उस वक्त 4 और बुद्धिजीवी लोग साथ में होते तो शायद, क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो उनका दुरुपयोग किया गया या उनको गुमराह किया गया, तो शायद उनके साथ और लोगों को जुड़ने की जरूरत है। ऐसे एक बात जो है नहीं, अब रामदेव जी के साथ और भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं और अन्ना हजारे जी और रामदेव जी में तुलना करने की जरूरत नहीं है। रामदेव बड़े कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति हैं और बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति हैं और काफ़ी सोचने वाले व्यक्ति भी हैं वो। और अन्ना हजारे जी एक तपस्वी आदमी हैं, बड़े जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति हैं। उनको ऐसे लोगों की वास्तव में बहुत ज़रूरत है जो सलाह मशवरा करें, उनको रास्ता दिखाएं, उनसे काम लें, उनको एक अच्छे प्रतीक के रूप में सारे देश के सामने रखें। वो तो अपना काम काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये गौर नहीं किया कि जो गच्चा अन्ना हजारे को दिया सरकार ने और जिस तरह से पटकनी मार दी उन सारे 5-6 सलाहकारों के बावजूद, वैसा गच्चा सरकार रामदेव जी को नहीं दे सकी। सरकार ने गच्चा देने की कोशिश की और रामदेव ने उसको उलट दिया। 5 मिनट में ही रामदेव ने घोषणा कर दी कि जब तक सरकार ने जो वादा हमको किया हमारी चिट्ठी के मुताबिक लिखित रूप में हमको नहीं भेजेंगे, हम तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। अनशन तोड़ने की घोषणा हम कर रहे हैं, लेकिन लागू इसको तभी करेंगे कि जब सरकार हमको वादा कर देगी। तो किसमें ज़्यादा बुद्धि हुई? ये सारे सलाहकार मिलके क्या कर सके? और मैंने तभी लिखा था, हिरना समझ बूझ बन चरना, कि अन्ना जी आप गच्चा खा जाओगे, और वो गच्चा खा गए। डॉक्टर साहब, बाबा रामदेव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल विशेष से कोई स्नेह या संबंध नहीं है। वो सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन एक तरफ उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भी बात की जाती है। उन्होंने अपने दल शुरू करने की बात कही थी, पूरे देश भर में जो है उम्मीदवार खड़े करने की बात कही थी। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से इसमें मैं अंतर्विरोध देखता हूँ। और पिछले 3-4 महीने से या थोड़ा और ज़्यादा समय हो गया, जब रामदेव जी ने इस बारे में मुझसे सलाह की तो मैंने उनको 2-3 बातें बहुत साफ कही कि एक तो आपको चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। क्यों लड़े चुनाव लड़के जो सरकारें बनती हैं, इनकी अपनी हैसियत क्या है? कितने काम कर पाती हैं देश में? वो आपसी द्वंद्व में ही, अपनी पार्टी के द्वंद्व में, विरोधियों से लड़ने के द्वंद्व में, कुर्सी को बचाने में सारा समय नष्ट कर देती है। आप देश का काम कीजिए बिना किसी विरोध के, सर्वेशाम अविरोधेन, पूरे देश को प्रेरित कीजिए। ये चुनाव लड़कर सरकार बनाने से बड़ा काम है। उन्होंने इस बात को बहुत पसंद किया
और जब से ये बात हमारी हुई है, उन्होंने एक बार भी कभी ये नहीं कहा है कि मैं राजनीतिक दल बनाऊंगा या चुनाव लड़ूंगा। एक दूसरी बात उनसे मैंने कही कि आपको ये घोषणा बार बार करना है कि हम अहिंसक राजनीति करेंगे, और ये राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति है। राजनीति में तो सत्ता का मोह होता है, जब हमको सत्ता चाहिए ही नहीं तो हम तो राजनीति करेंगे। तो दूसरी बात ये कि अहिंसात्मक अनुशासनात्मक आंदोलन करेंगे। तीसरी बात उनको मैंने कहा कि पक्षधरता नहीं होनी चाहिए कि इस दल से नत्थी हो गए और उस दल से नत्थी हो गए। नत्थी होने की जरूरत नहीं है। आज रामदेव का जनाधार इतना बड़ा है देश में जो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। कांग्रेस जो इस बार चुनाव जीती है, आपको पता है कितने वोट से जीती है? कुल मिला के 12 करोड़ वोट मिले हैं। 10-12 करोड़ लोग को तो रामदेव जी सीधा संबोधित करा चुके हैं, उनको आसन प्राणायाम करा चुके हैं, और उनसे कई गुना ज्यादा लोग उनको मानते हैं और जानते हैं इस देश में। उनको किसी दल से नत्थी होने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही महादल है। डॉक्टर साहब, लेकिन क्या आप समझते हैं कि देश में जो फैली हुई भ्रष्टाचार है उसके लिए सिर्फ यूपीए जिम्मेदार है? नहीं नहीं नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं कि देश में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए न सिर्फ हमारे देश के राजनेता जिम्मेदार हैं, न सिर्फ हमारे देश के व्यापारी और व्यवसायी जिम्मेदार हैं, बल्कि साधारण जन भी जिम्मेदार है। अगर साधारण जनों में ये इच्छा शक्ति हो, कितनी ही देर से हो, हमको कितनी ही मुसीबत हो, हम रिश्वत नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? जो रिश्वतखोर है उसके तो पाँव ही नहीं होते। जरा सा उसको डांट दीजिए, जरा सा हल्ला मचा दीजिए, तो रिश्वतखोर देश का कितना ही शक्तिशाली आदमी हो उसके पसीने छूटने लगते हैं। सब जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी जब बना लोकपाल के मुद्दे पर, तब शांति भूषण प्रशांत भूषण पर कई आरोप लगे। आज सरकार और बाबा रामदेव की बातचीत विफल होने के बाद आज कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं बाबा रामदेव के संपत्तियों के बारे में, उनके दवाइयों के बारे में। उन पर इंक्वायरीज और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दुनिया भर के जो है जांच किए जा रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? इसका मैं समझता हूं कि जांच हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका असर जितना रामदेव जी पे पड़ेगा उससे बहुत ज़्यादा हमारी सरकार देव जी पे पड़ेगा। सरकार से लोग पूछेंगे कि 10 साल से आप अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे, आपके मंत्री जाके दंडवत कर रहे थे, उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, उनका चरण चुंबन कर रहे थे। 10 साल से आप क्या करते रहे? आज ही आपकी नींद खुली है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो नींद नहीं खुली आपकी, रामदेव के विरुद्ध आपकी नींद खुल गई। अगर रामदेव की किसी गलत बात को वो पकड़ते हैं तो सबकी गलत बात को पकड़ना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि जो पतंजलि ट्रस्ट है उसका सारा हिसाब खोलो, अरे उसके पहले राजीव गांधी ट्रस्ट का तो खोलो। पहले बताओ कि राजीव गांधी ट्रस्ट के पास कहां से पैसे आए, उस पैसे का क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये बताइए ना। ये क्यों नहीं बता रहे? और हिंदुस्तान के अंदर कई बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, सबका हिसाब सामने रखो। हिंदुस्तान में जितने व्यवसायी हैं, जितनी फर्में बड़ी बड़ी, जिनसे सारे राजनीतिक दल अंधाधुंध चंदा लेते हैं, नगद भी लेते हैं और चेक से भी लेते हैं, उन सबका खोलो ना हिसाब। उनका हिसाब खोलते नहीं है। एक आदमी जो बोलने खड़ा हुआ है देश में, जिसकी वजह से देश में जागरण फैल रहा है, आप उससे बातचीत करने के बजाय उस पर हमला कर रहे हैं। आपकी बात पे कौन भरोसा करेगा? आप अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं, उसकी इज्जत खराब नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, उपवास के बाद क्या बाबा रामदेव का जो पूरा ये जो मुहिम है, ये आंदोलन है, इसका आगे की जो रणनीति, इसका रूपरेखा आगे क्या रहेगा? देखिए, मेरे विचार से बाबा की जाने, बाबा अपने फैसले खुद करते हैं। उनको कोई मेरे या मेरे जैसे और 10-20 लोगों की सलाह से ही वो काम करें, ऐसा नहीं है। वो खुद बहुत समझदार है, बड़े परिपक्व आदमी है। वो क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इस मामले का समाधान अभी भी बहुत शांतिपूर्ण और विवेकपूर्ण हो सकता है। सरकार को बिल्कुल अहंकारग्रस्त नहीं होना चाहिए। जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के सेवक हैं, जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर वैदिक का कहना है कि इस समस्या का समाधान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से हो सकता है, वरना देश बहुत मुसीबत में पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज़ के एक मुलाकात कार्यक्रम में आपने हमें इस पूरे घटनाक्रम का सच बताने का प्रयास किया। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।